लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग ले रही थी और जैसे ही मीटिंग चल रही थी अचानक ही 200 से ज़्यादा लोगों ने उस गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। लगातार गालियां दे रहे थे, बुरा बुरा कह रहे थे। तभी उस गेस्ट हाउस के उस दरवाजे को तोड़ दिया जाता है जिस दरवाजे के अंदर मायावती अपने विधायकों के साथ मौजूद होती हैं। यहाँ जब अंदर पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद कुछ विधायक बैठे हुए थे। बाहर जो भीड़ थी, उस भीड़ ने जाकर तुरंत ही विधायकों पर हमला बोलना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, उनको पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव के लिए कुछ मायावती ने बोलने की जैसे ही कोशिश की तो उन्होंने मायावती को पकड़ा, उनके बाल पकड़े, उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर चीख पुकार मच जाती है, हर कोई घबराया हुआ था, परेशान था। तभी उन विधायकों में से 5 विधायकों का अपहरण भी कर लिया जाता है। इसके बाद जो बाकी विधायक बचते हैं, उन विधायकों ने हिम्मत दिखाई। हिम्मत दिखाते हुए एक सुरक्षा घेरा बनाया और उस सुरक्षा घेरे में मायावती को अंदर करते हुए सीधा उस गेस्ट हाउस के नंबर 1 कमरे में लेके जाते हैं और कहते हैं कि बहन जी, आप इसे अंदर से बंद कर लेना, खोलना मत जब तक हम ना कहें, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। तब तक मायावती इतना घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, वो समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही उस कमरे में बंद होते हुए वहाँ लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके कहती हैं कि भैया, यहाँ बहुत खतरा है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी जान ले लेंगे, तुम जितनी जल्दी हो सको आ जाओ, मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ। इसी बीच में डीएम साहब को भी फ़ोन किया जाता है, लेकिन डीएम के पहुँचने से पहले ही उनका भैया पहुँच चुका था और उस भैया ने हिम्मत दिखाते हुए वहाँ आने पर लाठी उठाई और जिस तरह से गाँव देहात के लोग लाठियाँ चलाते हैं, घुमाते हैं, उसी हिसाब से उस भीड़ को तितर बितर करते हुए उस कमरे से दूर ही रहने की हिदायत दी थी। साथ ही उन लोगों ने उस कमरे को, उस दरवाजे को तोड़ने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन उस लड़के ने कामयाब नहीं होने दिया और मायावती की जान भी बचा ली। मायावती की जान जो बच जाती है, लेकिन इस लड़के का नाम तेजी के साथ सुर्खियों में आ जाता है। इसके बाद ये लड़का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पे ही इस लड़के की हत्या कर दी जाती है। आज कहानी उस लड़के की है जो उत्तर प्रदेश का मंत्री भी रहा था और विधायक भी रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फर्रुखाबाद और इसी ज़िले का एक इलाका है, एक शहर है, कस्बा है जिसका नाम है अमृतपुर। इसी अमृतपुर का रहने वाला ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो कि विधायक बने हुए थे और विधायक जी को एक जगह से इनविटेशन कार्ड आया था कि विधायक जी, हमारे घर पर तिलक का कार्यक्रम है और आपको ज़रूर आना है। विधायक जी अपने सुरक्षा गार्ड के साथ और अपने ड्राइवर को लेकर घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही वो घर था, वहाँ जाते हैं। जाने के बाद अंदर रुकते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, खाते हैं, इधर उधर बैठे थे। ये 9 फरवरी 1997 की शाम की बात थी। कब 1-2 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद विधायक जी कहते हैं कि अब मुझे इजाज़त दीजिए, यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। विधायक जी यहाँ से इजाज़त लेकर जब घर से बाहर निकले, बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, उनका ड्राइवर शेर सिंह और बॉडीगार्ड उनका ब्रज किशोर वो साथ में थे। जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठते हैं, 2-4-5 लोग उस घर से उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आए थे, उन्हें टाटा करने के लिए आए थे। इसी बीच में 2 बाइकों पर 4 लड़के आते हैं और एक के बाद एक लगातार दनादन गोलियां मारनी शुरू कर देते हैं। विधायक जी और उनका गनर, उनका ड्राइवर ये समझ नहीं पाए थे, गाड़ी यहाँ से अभी 1 इंच हिली भी नहीं थी कि गोलियों की तड़तड़ाहट से उस आसपास का जो इलाका होता है वो दहल जाता है। ये जो सूचना होती है, गोलियों की आवाज़ें होती हैं, वो घर के अंदर जो तिलक का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दौड़ते हुए भागते हुए आते हैं। आकर देखते हैं तो लगातार एक के बाद एक गोली चल रही हैं। कुछ ही देर के बाद विधायक के सीने में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई गोलियां उतार दी जाती हैं और वो जब उन्हें शूटरों को पूरा इत्मीनान हो जाता है कि जो काम करने के लिए आए हैं वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, अंदर झांक कर देखते हैं तो विधायक जी मरणासन हालत में थे, जिन्हें देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि विधायक जी बच नहीं पाएंगे। शूटर अपनी बाइकों पर आए थे, आराम से वो चले जाते हैं और यहाँ फिर चीख पुकार मच जाती है, शोर मच जाता है। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है कि कोई और नहीं बल्कि शूटरों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी है। उनका गनर अभी ज़िंदगी और मौत की सांसें ले रहा है, साथ ही उनका जो ड्राइवर है वो भी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। उनको यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सुरक्षा गनर को, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें भी नहीं बचा सके। ड्राइवर तो बच जाता है लेकिन वो जिंदा मरा एक जैसा ही था। लेकिन जिस तरह से विधायक की और उनके गनर की हत्या होती है, ये वाकई अपना आप में बहुत ही भयानक होता है और देखते ही देखते खबर ये पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। तो हर कोई जानने को आतुर था कि आखिरकार क्या मामला था, कौन थे।
तभी लोगों को याद आता है कि ये कोई और व्यक्ति नहीं है जो पिछले दिनों मायावती और मुलायम सिंह के पैक्ट के बाद एक सरकार बनी थी और मायावती के समर्थन वापस लेने के बाद जब सरकार गिर जाती है तब यही व्यक्ति उस गेस्ट हाउस में जाता है और बहन जी की जान बचाता है। ये कोई और व्यक्ति नहीं था कि 24 जून 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री भी रहे थे। ये कोई और व्यक्ति नहीं था। जब 1996 में आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के दौरान जब सबसे ज़्यादा वोट लेने के लिए हर किसी ने या फिर अपने विधायक बनाने के लिए हर किसी ने कोशिश की थी, लेकिन किसी भी दल के पास विधायक होते ही नहीं हैं। जब विधायक नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में इस लड़के ने, जिसका नाम होता है ब्रह्मदत्त द्विवेदी, ने मायावती के साथ संपर्क जुटाया और संपर्क जुटाने के बाद कहा कि बहन जी क्या हम लोग मिलकर सरकार नहीं बना सकते। तब बहन जी ने कहा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और यही बात जब और उच्च लेवल पर पहुंचती है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचती है, तब उन्हें लगता है कि ये लड़का ज़रूर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसीलिए शायद इसे रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इनके भाई होते हैं सुधांशु दत्त द्विवेदी ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें एक नामजद होता है, 3 लोग अज्ञात होते हैं। एफआईआर दर्ज हो जाती है और जो पार्थिव शरीर होता है, उस पार्थिव शरीर को जब घर से लेकर शमशान की तरफ जा रहे थे तो कई हेलीकॉप्टर हवा में तैर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक हेलीकॉप्टर होता है लाल कृष्ण आडवाणी का, एक हेलीकॉप्टर होता है कल्याण सिंह का, लालजी टंडन, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई बड़े बड़े नेता होते हैं और इस पार्थिव शरीर में शामिल होते हैं। तब लोगों को, पूरे देश को अंदाज़ा हो गया था कि मरने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि बहुत ही रसूख वाला व्यक्ति था। आखिरकार इसकी हत्या किसने की है? पुलिस शुरुआत में जब जांच कर रही थी तो जांच में एक नाम आता है, बहुत ही तेजी के साथ सुर्खियों में नाम होता है विजय सिंह। विजय सिंह अपने इलाके का बाहुबली भी होता है, एक ज़माने में कांग्रेस का नेता भी रहा था। और 1996 में जब चुनाव हुए थे, इस चुनाव में ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने इसी विजय सिंह को हराया था और इसी की दुश्मनी के चलते हत्या हुई थी। और सुधांशु दत्त द्विवेदी यानी कि भाई ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, इसी विजय सिंह पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है। और सीबीआई जब इस मामले की जांच कर रही थी, धीरे धीरे करके एक एक सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी, तो एक नाम और तेजी के साथ सुर्खियों में आता है और वो नाम कोई और नहीं होता, कमालगंज की विधायक होती हैं उर्मिला ठाकुर। उर्मिला ठाकुर के बेटे का नाम भी आता है, बेटे का नाम होता है पंचशील। और ऐसा बताया जाता है कि शूटरों को जो हथियार उपलब्ध कराए थे वो किसी और ने नहीं, उसी उर्मिला ठाकुर के बेटे पंचशील ने ही उपलब्ध कराए थे। आखिरकार इन्होंने हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है, ये भी अपना आप में एक बड़ा सवाल था। साथ ही एक नाम और सामने आता है साक्षी महाराज का, जो बीजेपी से बाद में सांसद भी बने थे। आखिरकार ये हत्या क्यों करेंगे? जब पुलिस वाले या सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो ये भी पता चलता है कि 9 फरवरी 1997 की उस 2 दिन पहले ये तीनों लोग एक साथ बैठकर इन्होंने प्लानिंग की थी, जिसमें उर्मिला ठाकुर, साक्षी महाराज और तीसरे होते हैं विजय सिंह। और कई नाम सामने आते हैं, बलविंदर सिंह भी नाम सामने आता है, रमेश ठाकुर भी आता है। सीबीआई जांच कर रही थी, इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन इनके खिलाफ, साक्षी महाराज और उर्मिला ठाकुर के खिलाफ उतने सबूत नहीं मिल पाए थे जितने मिलने चाहिए थे। लेकिन रमेश ठाकुर पुलिस के सामने मुठभेड़ हो जाती है और वो मुठभेड़ में मारा जाता है। लेकिन इसी बीच में जब जांच पड़ताल अलग चल रही थी, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा और बैक लेके चलता हूं कि जिस दिन पार्थिव शरीर को शमशान घाट लेके जा रहे थे, जब हज़ारों की भीड़ थी, कई किलोमीटर तक लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, उसी भीड़ के अंदर एक ऐसा डॉन था, एक ऐसा गुंडा था जिसके नाम से बड़े बड़े नेता घबराते थे, थर्राते थे। उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से बड़े बड़े, जो अपने आप को बड़ा धुरंधर कहता था, वो डरता था। वो 20-22 या 24 साल का एक लड़का जो अपने आप में बड़ा डॉन बन गया था, जिसने बहुत ही कम समय में इतना नाम अपनी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कमा लिया था। इस पर यह आरोप लगा था, बताने वाले यानी कि ज्ञानेश्वर एक पत्रकार हैं, पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये साफ बताया है कि ज्ञानेश्वर ने खुद इस श्री प्रकाश शुक्ला से पूछा था कि एक बात जो बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में चल रही है कि क्या तुमने 6 करोड़ रुपए में कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली है? तो वो कहते हैं कि मेरी जो लिस्ट है उसमें कल्याण सिंह का नाम दूर दूर तक है ही नहीं, लेकिन मेरी लिस्ट में एक नाम है, जो नाम है साक्षी महाराज का। और साक्षी महाराज को जब तक वो मार नहीं देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने विधायक जी की पत्नी को जो भरोसा दिलाया है, वादा किया है
जब ये बात उस पत्रकार ने अपनी कहानी में, अपनी रिपोर्टिंग में ये बात कही, तो वाकई गले नहीं उतरती है। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में एसटीएफ हो या फिर अखबारबाजी हो या कहीं वीडियो बनती हो या फिल्में बनती हो, उसमें अक्सर यही जिक्र किया गया है कि जिसमें ये बताया गया है कि कल्याण सिंह को मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने थोड़े बहुत नहीं 6 करोड़ रुपए की सुपारी जो ली थी। लेकिन इसका कुछ अलग था जो ज्ञानेश्वर अपनी पत्रकारिता में कहते हैं। वो कहते हैं कि इस विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या करने में सबसे आगे हाथ था साक्षी महाराज का, और उन्होंने कसम खाई थी कि वो साक्षी महाराज को मार देंगे। और साक्षी महाराज का और उर्मिला राजपूत का जो बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ होती हैं वो कल्याण सिंह से होती हैं। इससे पहले कि साक्षी महाराज पर कुछ आफत आए, वो कल्याण सिंह के पास जाकर कहते हैं कि कल्याण सिंह जी, आपको मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने कसम खाई है, वो आपको मार डालेगा, इसलिए आपको उससे बचना है, और यदि नहीं बचे तो वो सचमुच मार डालेगा। यहाँ साक्षी महाराज की जान को खतरा था, ना कि कल्याण सिंह की जान को खतरा था। इसलिए कल्याण सिंह ने एसटीएफ का गठन किया और एसटीएफ उनके लगातार पीछे पड़ जाती है, और कुछ ऐसे पीछे पड़ती है कि गाजियाबाद में सन 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला का हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक ही तीर से 2 निशाने लग जाते हैं, यानी कि साक्षी महाराज की अपनी जान बच जाती है, कल्याण सिंह के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी जाती है। ये बताते हैं कि अगर श्री प्रकाश शुक्ला नहीं मारे जाते तो साक्षी महाराज इस दुनिया में कभी जिंदा नहीं रहते। ऐसा बोल रहे हैं ज्ञानेश्वर पत्रकार, जो अपनी रिपोर्टिंग में कहते हैं। लेकिन इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं, और 17 जुलाई 2003 को अदालत का एक फैसला आता है, और उस फैसले में विजय सिंह और उनके साथी होते हैं संजीव माहेश्वरी, इनको दोषी ठहराया जाता है, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। बाकी उर्मिला ठाकुर, उनका बेटा पंचशील और बलविंदर, साक्षी महाराज, ऐसे लोग सबूतों के अभाव में बच जाते हैं। साल 2019 में भी कोई फैसला आया था, लेकिन कभी वो जेल चले जाते हैं, कभी बाहर छूट जाते हैं। लेकिन आपको बताने का पर्पज़ यही है, उद्देश्य यही है कि इस व्यक्ति को मायावती अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करती थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अटल बिहारी वाजपेयी जब भी फर्रुखाबाद की तरफ जाते थे तो इस व्यक्ति के घर पर ज़रूर जाते थे। और ये भी बताया जाता है कि मायावती ने जब इनके यहाँ से कोई खड़ा होता था चुनाव में, तो कभी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करती थी, क्योंकि वो आज भी उनकी दिल से रेस्पेक्ट करती हैं। मायावती के बारे में ये भी कहा जाता है कि मायावती खुलेआम मंचों से कहती हैं कि अगर आज वो जिंदा हैं तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की वजह से जिंदा हैं। यदि उस दिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपना काम ना किया होता या उनकी जान न बचाई होती तो वो कभी बचती नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस व्यक्ति के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालजी टंडन, मनोहर लाल जोशी, मायावती जैसे बड़े बड़े नेताओं से संबंध थे, ताल्लुकात थे, लेकिन उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या के होने के बाद भी असली आरोपी कौन थे और किसने यह हत्या की थी, क्यों यह हत्या की थी, उसका आज तक भी सही रूप में खुलासा ही नहीं हुआ है। इतने बड़े आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी छोटे के साथ अगर कानून खुलवाड़ करता है तो इसका अफसोस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।